फिल्म की शुरुआत चिली में एक उज्जवल धूप से भरे दृश्य से होती है, जहां रिटायर्ड हत्यारा माइकल ग्रिन अपनी संपत्ति का आनंद ले रहा है। वह एक भव्य एस्टेट में आराम कर रहा है, पेय का स्वाद ले रहा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। एक युवा महिला सिंडी उससे छेड़खानी करती है, उसे व्यस्त रखती है। ग्रिन अपनी संपत्ति और बेफिक्र रिटायरमेंट के बारे में डींगे मारता है, यह जाने बिना कि उसे मरने के लिए निशाना बनाया गया है। अचानक एक समूह में आए हुए प्रशिक्षित हत्यारे उस पर सुनियोजित हमला करते हैं। ग्रिन देर से समझता है कि वह खतरे में है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जल्द ही पराजित हो जाता है और टीम उसे निर्दयता से मार देती है। उसकी मौत की पुष्टि करने के बाद वे उसकी फाइलें लेते हैं और चले जाते हैं। फिल्म अब डंकन विजला को पेश करती है, जो एक अत्यधिक कुशल अनुबंध हत्यारा है और ब्लैक काइजर के नाम से जाना जाता है। वह अपने 50 साल के रिटायरमेंट के करीब है, लेकिन माइकल ग्रिन के विपरीत डंकन सतर्क और पूरी तरह तैयार रहता है। वह अकेले बर्फीले और दूरस्थ मोंटाना के केबिन में रहता है, जहां वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह सामान्य जीवन अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अनिद्रा की समस्या होती है। वह व्यवस्थित रूप से अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करता है, हथियार खरीदता है, आपूर्ति जमा करता है और अपने वित्त को सुरक्षित करता है। डंकन का जीवन अकेला होता है। उसकी गिनी चुनी बातचीत में से एक पड़ोसी महिला कैमिली से होती है। वह एक शांत और अलग थलग रहने वाली महिला है, जो हमेशा घबराई हुई दिखती है और नजरें मिलाने से बचती है, जिससे लगता है कि उसके अतीत में कोई दर्दनाक घटना हुई है। डंकन उसकी पीड़ा में कुछ जाना पहचाना महसूस करता है और उसके प्रति हल्की संवेदना दिखाता है। एक दिन वह कैमिली को लकड़ियां काटने में संघर्ष करते देखता है और उसकी मदद करता है। कैमिली अब भी आरक्षित रहती है, लेकिन धन्यवाद कहती है। डंकन अपने हिंसक अतीत के बावजूद उसकी संगति में कुछ शांति महसूस करता है। इस बीच डेमोक्लिस कॉरपोरेशन के मुख्यालय में बेरहम नेता मिस्टर ब्लूट अपने वित्तीय संकट पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनकी व्यावसायिक रणनीति रिटायरमेंट से पहले हत्यारों को खत्म करके उनके पेंशन फंड को बचाने पर निर्भर है। उनकी शीर्ष कार्यकारी विवियन उन्हें सूचित करती है कि डंकन अगला है और उसे $8 मिलियन का भुगतान मिलने वाला है। ब्लूट आदेश देता है कि डंकन को खत्म कर दिया जाए, जिससे कंपनी का पैसा बचेगा। विवियन को डंकन की ताकत का एहसास है और वह झिझकती है, लेकिन आदेश का पालन करती है। वह डंकन से संपर्क कर उसे एक आखिरी मिशन के लिए लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन डंकन चालबाजियों को जानता है और यह कहकर मना कर देता है कि वह अब खत्म कर चुका है। यह जवाब ब्लूट की चिंता को सही साबित कर देता है। डंकन आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ब्लूट डंकन को खत्म करने के लिए अपनी बेहतरीन हत्या टीम भेजता है, जिसका नेतृत्व सिंडी कर रही होती है। सिंडी अपनी मोहक चालों का इस्तेमाल कर एक खोई हुई यात्री होने का नाटक करती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन डंकन सतर्क रहता है और चाल को समझ जाता है। जब सिंडी उसे व्यस्त रखती है, टीम के बाकी सदस्य केबिन पर धावा बोलते हैं, यह सोचकर कि यह आसान शिकार होगा, लेकिन डंकन पहले से तैयार होता है। एक तेज और रोमांचक लड़ाई में वह उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। चाकू, बंदूकों और अपने नंगे हाथों से वह हमलावरों से बच निकलता है। सिंडी अपनी गलती समझते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन मारी जाती है। अब डंकन को डेमोक्लिस के विश्वासघात का पूरा एहसास हो जाता है और वह बदले की तैयारी करता है। उसे पता होता है कि डेमोक्लिस उसे मारने के लिए फिर आएगा, इसलिए वह एक पुराने संपर्क से संपर्क कर भागने की योजना बनाता है। वह हथियार इकट्ठा करता है, अपनी डिजिटल पहचान मिटाता है और अपने घर में जाल बिछाता है। इस बीच ब्लूट और विवियन अपनी टीम की असफलता से नाराज होकर अपने प्रयास तेज कर देते हैं। ब्लूट परिणाम मांगता है, जबकि विवियन डंकन से लड़ने को लेकर चिंतित और अधिक हथियारों को भेजती है। इस अराजकता के बीच डंकन कैमिली से जुड़ा रहता है। वह डरी हुई लगती है और डंकन उसे अपने तरीके से जीवित रहने के कौशल सिखाता है। वह उसे बंदूक चलाना सिखाता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले खतरे के लिए तैयार करता है।
एक शांत बातचीत के दौरान कैमिली संकोच के साथ अपने अतीत के बारे में कुछ खुलासा करती है। डंकन बिना किसी फैसले के सुनता है, उसकी पीड़ा को समझता है। दोनों के बीच एक अव्यक्त समझ होती है। दोनों अपने अतीत से परेशान हैं। हालांकि वह पूरी तैयारी कर चुका होता है, डंकन पर अचानक हमला किया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। उसे एक दूरस्थ यातना कक्ष में ले जाया जाता है, जहां ब्लूट खुद उसकी यातना की निगरानी करता है। कई दिनों तक डंकन को बेरहमी से पीटा, छुरा घोंपा और बिजली के झटके दिए जाते हैं। ब्लूट को लगता है कि उसने ब्लैक काइजर को तोड़ दिया है, लेकिन डंकन हार नहीं मानता। एक अवसर का लाभ उठाकर डंकन भाग निकलता है। वह अपने कैदियों को मारता है और पूरी सुविधा को खत्म कर देता है। घायल होने के बावजूद वह अपनी रणनीतिक क्षमताओं से नियंत्रण फिर से हासिल कर लेता है। अब बदले की आग में जलते हुए डंकन डेमोक्लिस के सभी एजेंटों को खत्म कर देता है। अंतिम लड़ाई में वह ब्लूट के मुख्यालय में घुसकर गार्ड्स को मौत के घाट उतार देता है। आखिरकार वह ब्लूट तक पहुंचता है, जो अब डरा हुआ होता है। वह दया की भीख मांगता है और अपनी जान के बदले पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन डंकन उसकी प्रार्थनाओं से अप्रभावित उसे ठंडे खून से मार देता है। डंकन देखता है कि कैमिली के हाथ में बंदूक है, लेकिन वह अपनी रक्षा करने की कोशिश नहीं करता। कैमिली अपनी भावनाओं से जूझते हुए हिचकिचाती है। अंततः वह बंदूक नीचे कर देती है, ट्रिगर दबाने में असमर्थ। डंकन चुपचाप बर्फ में दूर चलता चला जाता है, कैमिली को एक अनिश्चित भविष्य के साथ छोड़ते हुए।